नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले। इंडिया बोले के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल कथा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की। कल हमने बताया था कि कैसे गोरखपुर में दो छात्र माफिया बनते हैं और माफिया से फिर राजनेता। धीरे धीरे इनके कारनामों ने पूरे गोरखपुर को, पूरे उत्तर प्रदेश में बदनाम कर दिया। आप ऐसे कह सकते हैं कि गोरखपुर में जो इन दोनों छात्रों ने माफिया राज की स्थापना की, वह पूरे उत्तर प्रदेश को अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। लेकिन 90 के दशक में छात्र से माफिया और माफिया से राजनेता बने हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही का राजनीतिक रसूख कमजोर होने लगा था। और 15 मार्च 1994 को गोरखपुर मठ में पहुंचे एक नौजवान पर वहां के जो महंत थे, महंत अवैधनाथ ने अपना विश्वास जताया और उसे दीक्षा दे दी। ठीक 4 साल बाद महंत अवैधनाथ ने उसे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना लिया। फिर क्या था? इन 4 सालों में उस गेरुआ वस्त्रधारी नौजवान के कारनामों ने पूरे पूर्वांचल में जो जलवा दिखाया था, उसका परिणाम यह हुआ कि 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में वह संसद के अंदर पहुंच गया, यानी गोरखपुर का सांसद निर्वाचित हो गया। हालांकि पहली दफा जो जीत का मार्जिन था वो सिर्फ 26,000 था, वहीं दूसरी दफा वह और कम गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक अपनी निजी सेना बनाई, जिसे हिंदू युवा वाहिनी के नाम से जाना गया। गोरखपुर की राजनीति में पैठ बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के कुकर्मों ने न जाने कितने डॉन पैदा कर दिए थे। पूरे पूर्वांचल में सिर्फ माफिया ही माफिया नजर आते थे। गोरखपुर की धरती पर राजनीति की सवारी करना आसान काम नहीं था, लेकिन महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेने के बाद ही योगी आदित्यनाथ के कारनामों ने पूरे गोरखपुर के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। गोरखपुर मठ से संचालित होने वाले इंटर कॉलेज के छात्र जब बाजार जाते हैं, बाजार में उनका दुकानदार से झगड़ा होता है। झगड़े के बाद दुकानदार के द्वारा रिवॉल्वर निकाल लेना और फिर एक गेरुआ वस्त्रधारी नौजवान के नेतृत्व में युवाओं का आंदोलन, यहीं से योगी के राजनीतिक सफर की शुरुआत हो गई। फिर योगी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे मैंने बताया कि महंत अवैधनाथ ने ठीक 4 साल बाद ही योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, और उसका परिणाम भी सामने आया कि योगी के द्वारा किए जा रहे काम और महंत अवैधनाथ के द्वारा राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी संसद पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा। योगी को संसद पहुंचाने में और धीरे धीरे सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में जिस संगठन का सबसे बड़ा हाथ था, वो थी योगी की निजी सेना, हिंदू युवा वाहिनी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में जितना योगी की चर्चा नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा चर्चा होती है योगी की निजी सेना, हिंदू युवा वाहिनी की। साल 2002 में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इसका गठन किया था, तो इसे उन्होंने अपना एक सांस्कृतिक संगठन बताया था।
उस समय संगठन का काम था गांवों और शहरों में जाकर कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियों को रोकना। लेकिन कई लोग इसके पीछे का मकसद कुछ और ही बताते हैं। गोरखपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, इसके पीछे योगी जी की राजनीतिक सोच थी। इसके जरिए उन्होंने राजनीतिक नेटवर्किंग की। 20-22 साल के जोशीले युवा एक खास विचारधारा को लेकर लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें एक नेतृत्व के अधीन ला रहे थे और इस अभियान में वे काफी हद तक सफल रहे। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के पहले चुनाव की। पहले चुनाव की सच्चाई यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपना पहला चुनाव तो 26,000 मतों के अंतर से जीतने में सफल रहे, लेकिन दूसरा चुनाव का मार्जिन घटकर सिर्फ 7,000 वोटों तक आ गया। लोगों का कहना है कि संभवतः यही कारण था कि योगी ने एक हिंदू युवा वाहिनी नाम की एक निजी सेना बनाई, जिसने पूरे पूर्वांचल इलाके में राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लगातार काम किया, जैसा कि योगी के लोगों का कहना है। इस दौर में हिंदू युवा वाहिनी पर न जाने कितने मुकदमे दर्ज किए गए। आखिर हिंदू युवा वाहिनी क्या थी? हिंदू युवा वाहिनी पर मुकदमे क्यों दर्ज किए गए? यह योगी के राजनीतिक सफर में या योगी के राजनीतिक सफर को संतुलित और सफल कैसे बनाया गया, इसकी भी कहानी विस्तार से समझिए। हिंदू युवा वाहिनी की बात करें तो उसके खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर से लेकर मऊ, आजमगढ़ तक मुसलमानों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। खुद योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, दंगा कराने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने, धर्म स्थल को क्षति पहुंचाने जैसे आरोप भी दर्ज हुए हैं। ऐसा लगता है, विश्लेषकों का मानना है कि हिंदू युवा वाहिनी के काम से योगी के जीत का अंतर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। दूसरे चुनाव 1999 में जब योगी सिर्फ 7,000 मतों से जीतने में कामयाब रहे, तो फिर उन्होंने 2002 में अपनी निजी सेना हिंदू युवा वाहिनी बना ली। हिंदू युवा वाहिनी के कारनामों से गोरखपुर में उनकी जीत का अंतर लगातार बढ़ने लगा और साल 2014 का चुनाव वह 3 लाख से भी अधिक वोटों से जीते। इस संगठन के जरिए, जैसा कि पत्रकारों का कहना है, कि योगी ने न सिर्फ अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की, बल्कि इसका दायरा गोरखपुर से बढ़कर पूरे पूर्वांचल इलाके में फैल गया। उस दौर में उनके साथ रहने वाले युवा कार्यकर्ता राम लक्ष्मण कहते हैं कि 2007 में जब गोरखपुर में एक हिंदू व्यापारी की हत्या हुई थी, तो उसका योगी जी के नेतृत्व में हम सब ने जबरदस्त प्रतिरोध किया था। तत्कालीन सरकार ने हम लोगों को जेल में डाल दिया, साल भर जेल में रहे और मेरे खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई भी हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि गोरखपुर तक सीमित रहने वाला हिंदू युवा वाहिनी का प्रभाव धीरे धीरे पूरे पूर्वांचल इलाके में फैलने लगा। इसके परिणाम स्वरूप, यानी हिंदू युवा वाहिनी की वजह से योगी का राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ने लगा। उसका परिणाम यह हुआ कि योगी भारतीय जनता पार्टी पर भी अपना दबदबा कायम करने में कामयाब होने लगे। जानकार तो यहाँ तक बताते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी ने हिंदू युवा वाहिनी के कई कार्यकर्ताओं को मैदान में, यानी विधानसभा चुनाव में उतार दिया था, जिसमें बताया जाता है कि अंदर ही अंदर इसमें योगी की मौन सहमति प्राप्त थी।
घटनाओं की शुरुआत महाराजगंज जिले में पंचरुखिया कांड से होती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के काफिले से चली गोली से सपा नेता तलत अजीज के गनर सत्यप्रकाश यादव की मौत हो जाती है। उस दौर में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई, लेकिन उस मामले में योगी को एक बार फिर से क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद कुशीनगर जिले के मोहन मुंडेरा कांड की चर्चा आज भी की जाती है कि कैसे एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के आरोप में 47 अल्पसंख्यकों का घर दीन दहाड़े जला दिया गया था। ऐसी घटनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है, जिसे लेकर योगी पर किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसके लपेटे में सिर्फ हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता आते रहे। हद तो तब हो गई जब प्रदेश में बसपा की भी सरकार आई और समाजवादी पार्टी की भी सरकार आई। चुनाव के दौरान मंचों से योगी पर ये लोग लगातार आरोप लगाते रहे। सारे के सारे नेता योगी पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप लगाते रहे, लेकिन कार्रवाई की जुर्रत किसी ने नहीं की। हिंदू युवा वाहिनी का जलवा जैसे जैसे जोर पकड़ता गया तो यूपी में एक नारे ने भी जोर पकड़ा। हालांकि यह नारा पहले गोरखपुर में लगा कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। फिर इसके बाद यह पूरे पूर्वांचल में फैल गया कि पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है, और अब तो यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। अब जरा योगी की ताकत का अंदाजा लगाइए। जनवरी 2007 में एक युवक की हत्या के बाद हिंदुस्तान युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सैयद मुराद अली शाह की मजार में आग लगा दी। घटना के बाद हालात बिगड़ गए। प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। रोक के बावजूद योगी द्वारा सभा करने और उत्तेजक भाषण देने के कारण उन्हें 28 जनवरी 2007 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हैरानी की बात देखिए कि उस दौरान प्रदेश में मुलायम की सरकार थी। मुलायम सरकार ने योगी को गिरफ्तार करने वाले डीएम और एसपी को 2 ही दिन बाद सस्पेंड कर दिया। योगी के गिरफ्तारी के बाद कई जिलों में हिंसा और झड़प की खबर सामने आई। हिंदू युवा वाहिनी पर कई केस दर्ज किए गए। संभवतः सबको याद है कि उसी दौरान का वाकया याद कर योगी संसद में रो पड़े थे। हालांकि 2007 में गिरफ्तारी के बाद हिंदू युवा वाहिनी की आक्रामकता में धीरे धीरे थोड़ी कमी नजर आई। अब वह हर घटना में मौके पर पहुंचने और अपने हिसाब से न्याय करने की जिद नहीं करते। हालांकि आज भी वह अपने प्रिय विषयों लव जिहाद, घर वापसी, इस्लामिक आतंकवाद, माओवाद पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन कर गरजते रहते हैं। मतलब साफ है कि हिंदू युवा वाहिनी के कारनामों ने योगी आदित्यनाथ को पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व के एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। वे लगातार संसदीय चुनाव जीतते रहे और उनके जीत का मार्जिन बढ़ता रहा। एक वाकया बताते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ के सीएम बनाने पर चर्चा सबसे पहले कहां हुई। 2015 में दिल्ली की हार, फिर बिहार में करारी हार के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में योगी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर चर्चा में जुट गई थी, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। बताया जाता है कि 2016 में गोरखपुर मंदिर में भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक थी। उसमें आरएसएस के बड़े नेताओं ने भाग लिया और उसी दौरान योगी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने पर एक प्रकार से मुहर लगा दी गई। तब संतों ने कहा, हम 1992 में एक हुए तो ढांचा तोड़ दिया, अब केंद्र में अपनी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा।
जी हां, मतलब साफ है कि 2016 में भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस नेताओं की मौजूदगी में यह संकल्प ले लिया गया था कि योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये थी सीएम योगी आदित्यनाथ की सीएम बनने की कहानी। आपने देखा कैसे 2016 में ही भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में यह निर्णय ले लिया गया था कि योगी को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया जाएगा। अगली कड़ी में किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।